दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एंड यू एग्जाम की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है जीएस कंपोनेंट। ये वो कंपोनेंट है जिनको हम इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन कल्चर, जनरल साइंस और इंडियन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। और इन कंपोनेंट में यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी में काफी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चे को कंसर्न नहीं होता कि सर इन कंपोनेंट्स को हम कैसे प्रिपेयर करें ताकि हम अपने स्कोर को यहाँ पर मैक्सिमाइज कर पाएं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई हाउ टू स्कोर 75 प्लस मार्क्स इन द जीएस कंपोनेंट आउट ऑफ 100 मार्क्स जो पेपर हमारा आता है। किस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप अच्छा स्कोर लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। तो वीडियो आप एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ आप हमारी एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड करना ना भूलें, जहां पर आप लोगों को हर एक कंपोनेंट का डिकोडेड सिलेबस, टॉपिक वाइज सिलेबस की भाई एग्जैक्टली प्रिपेयर करना क्या है वो पता लगेगा। प्लस आप लोगों को सॉल्व पीवाईक्यूज एपीएफसी के सिंस 2002 एंड ईओ के सिंस 2017 यहाँ पे मिलेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन के बेस्ट फ्रेंड है। तो आपको इसको फ्री में डाउनलोड करना है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि भाई हाउ टू स्कोर 75 प्लस इन जीएस कंपोनेंट। अब देखो जीएस कंपोनेंट उन बच्चों के लिए बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि पहले से किसी यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम या फिर सीएपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे नए हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि बेसिकली जीएस कंपोनेंट कौन से हैं। जीएस कंपोनेंट है जनरल स्टडीज कंपोनेंट, जिनमें इंडियन पॉलिटी यानी कि हमारे सिलेबस का पार्ट गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है। इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट मतलब कि मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और इंडियन कल्चर वाला पोर्शन आता है। देन यहाँ पर हमें इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलता है, जनरल साइंस देखने को मिलता है और डेवलपमेंटल इश्यूज देखने को मिलते हैं। तो ये सब्जेक्ट जिनको हम क्लब करके जीएस कंपोनेंट कहते हैं, हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। आई होप आप लोगों को पता होगा कि दो और पिलर कौन से हैं। एक पिलर है क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश प्लस करंट अफेयर, और एक पिलर है स्पेशल कंपोनेंट जहां पर हम अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस, आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी और कंप्यूटर अवेयरनेस को क्लब करते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा इस एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लेकर आने की सोच रहा है तो उनको तीनों ही पिलर पे बहुत अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। उनको स्पेशल कंपोनेंट पे भी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उनको जीएस कंपोनेंट को भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा और उनको क्यूआरई प्लस करंट अफेयर में भी अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तब जाकर वो अपनी सिलेक्शन को इंश्योर कर पाएंगे। और इस पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में जीएस कंपोनेंट बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि भाई बहुत वास्ट कंपोनेंट है और कहीं ना कहीं यूपीएससी इन कंपोनेंट्स में आप लोगों से काफी डेप्थ में क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को काफी परेशान करता है। और एक और बात कि भाई यहां पर जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन पूछने का, वो कंपेयर टू अदर कंपोनेंट्स आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। यहां पर डेप्थ ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और स्टाइल ऑफ क्वेश्चन भी यूपीएससी का डिफरेंट है। तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम का जो प्रीलिम्स वाला पेपर होता है उसकी वाली फीलिंग आपको यहां पर एपीएफसी और यू एग्जाम में आती है जब आप जीएस कंपोनेंट के क्वेश्चन देखते हो। बट कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं और क्यों हमें अच्छा स्कोर करना चाहिए, क्योंकि भाई इन कंपोनेंट्स की वेटेज एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा है और इन कंपोनेंट्स में अच्छा प्रिपेयर किए बिना आप ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। अगर हम 2023 या फिर 2021 के पेपर्स को क्लब करके एक एनालिसिस देखेंगे भाई इन कंपोनेंट्स की वेटेज क्या है एग्जामिनेशन में, तो जो हमारा इंडियन पॉलिटी यानी कि गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंपोनेंट है, वहां पर 120 में से आपको 10 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो काफी अच्छा खासा मार्जिन हो गया, 25 मार्क्स का पेपर यहां से आ गया। सिमिलरली अगर आप हिस्ट्री एंड कल्चर देखेंगे तो यहां से भी आपको अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो यहां से भी 25 मार्क्स का पेपर हो गया। जनरल साइंस के इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स कर रखेंगे, 10 क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, तो यहां से भी आपका जो पेपर का जो है स्कोर हो गया वो 25 का हो गया। एंड पीडीजी से अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो 7.5 मार्क्स हो गए, और इकोनॉमी से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन आते हैं तो यहां से 12.5 मार्क्स हो गए। तो ऑन एन एवरेज अगर आप इन सबको क्लब करो तो आप लोगों को जीएस कंपोनेंट से अराउंड 100 मार्क्स का मतलब कि 1/3 पेपर देखने को मिलेगा। तो इस कंपोनेंट को प्रिपेयर किए बिना आप अच्छे से एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस को नहीं मेंटेन कर पाओगे, आपको इनको अच्छे से हैंडल करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों दिक्कत ये आती है कि जीएस कंपोनेंट में हम हमेशा ये सुनते हैं कि भाई देयर इज अ लिमिट ऑफ व्हाट यू कैन स्कोर, क्योंकि यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा है। ठीक है, काफी अच्छा पेपर यूपीएससी सेट कर रहा है, आप लोगों से काफी वाइड सिलेबस से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कैसे यहाँ पर हम 100 में से 75 प्लस का जो हमारा स्कोर का टारगेट है वो हम अचीव कर पाए जीएस कंपोनेंट में इस पिलर पे। और दोस्तों आप में से बहुत सारे बच्चे यूपीएससी बैकग्राउंड के भी होंगे, उनकी भी जीएस की प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही होगी, कुछ बच्चे बिगिनर भी होंगे, उन्होंने पहली बार हिस्ट्री एंड कल्चर देखा होगा। तो हर बच्चे को कैसे यहाँ पर एक अच्छा स्कोर करना है, देखो 75 प्लस मार्क्स में उस बच्चे के लिए कह रहा हूँ जो कि थोड़ी बहुत नॉलेज हिस्ट्री एंड कल्चर की, पॉलिटी की पहले से रखता है। जो बच्चा नया है उससे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो टारगेट है वो अराउंड 70 प्लस का होना चाहिए या 65 प्लस का होना चाहिए, क्योंकि आपके लिए वो टारगेट भी काफी अच्छा रहेगा। अब ये टारगेट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाउ टू स्कोर 75 प्लस मार्क्स। देखो यहाँ पे कुछ रूल है जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। पहली बात तो हमें इन कंपोनेंट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई इनमें से भी कौन से कंपोनेंट को पहले पिक करें और उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। फिर हमें पता करना पड़ेगा कि भाई इन कंपोनेंट्स की एग्जाम रिक्वायरमेंट मीट करने के लिए हमें एक्चुअल में करना क्या है। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए अबाउट द एग्जाम रिक्वायरमेंट फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट।
फिर हमें पता होना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को प्रिपेयर करने के लिए बेस्ट सोर्स क्या रहेगा, हमें कहां से इन कंपोनेंट्स को अप्रोच करना चाहिए ताकि हम एग्जाम की रिक्वायरमेंट को अच्छे से मीट कर पाए। फिर हमें यह पता होना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से जहां से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं और वो हमें प्रायोरिटी में प्रिपेयर करने चाहिए, उनको बार बार रिवाइज भी करना चाहिए। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें बार बार रिवीजन और प्रैक्टिस करके अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उनको इंप्रूव करके इस कंपोनेंट में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो 5 स्टेप मैंने आपको बताए हैं ये आपको हेल्प करते हैं 75 प्लस स्कोर करने में इन दी हिस्ट्री एंड कल्चर, पॉलिटी, इन सब कंपोनेंट्स में। बट दोस्तों ये तो हमने थ्योरी की बात कर ली, इनको हम अप्लाई करते हैं कि भाई कैसे ये चीजें हमें प्रोसीड करनी है। तो जब मैं बात करता हूं कि भाई आप लोगों को प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करना पड़ेगा कि किस ऑर्डर में आपको हर एक कंपोनेंट को प्रिपेयर करना है, तो यहां पर मैं आपको एक प्रायोरिटी ऑर्डर सजेस्ट करना चाहूंगा कि भाई आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर में प्रिपेयर करिए, या फिर अगर आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया है तो आप इस प्रायोरिटी ऑर्डर में रिवाइज करिए। देखिए सबसे पहले आप एक सबसे जो बड़ा कंपोनेंट आपको देखने को मिलेगा इंडियन पॉलिटी का, जिसको हम गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, आपको सबसे पहले उसको प्रिपेयर करना चाहिए। क्यों उसको प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि भाई बड़ा कंपोनेंट जरूर है लेकिन डुएबल है, और ये कंपोनेंट ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा टाइम खींच लेगा। अगर आप 20-25 दिन इस कंपोनेंट में देते हैं तो आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, मैं हिस्ट्री एंड कल्चर स्टार्टिंग में पिक इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत वास्ट कंपोनेंट है, वहां पर आपको 2 डिफरेंट एरियाज, हिस्ट्री पूरी एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, और कल्चर पूरा कवर करना है। तो वहां पर आपको कई बार ऐसा फील होगा कि यार मैं बहुत प्रिपेयर भी कर रहा हूं, बहुत मेहनत भी कर रहा हूं, लेकिन मैं क्लोजर की तरफ नहीं जा रहा हूं। तो यहाँ पे गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब आप कंपोनेंट प्रिपेयर करते हो तो आप एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन 10 क्वेश्चन का कवर कर रहे हो, प्लस आप इसको लिमिटेड टाइम में कवर कर भी पाते हो, तो आपको एक किक मिलती है कि हाँ यार मेरा एक मेजर पोर्शन, मेरा एक मेजर कंपोनेंट एग्जाम का कवर हो गया। ये आपको आगे के लिए मोटिवेट करता है। और दोस्तों इसके बाद आप एक थोड़ा सा जो छोटा कंपोनेंट है जनरल साइंस का उसको पिक कर सकते हो, जो कि अगेन आपको एक मोरल बूस्ट देगा कि हाँ यार जो 5 कंपोनेंट थे उनमें से 2 मेजर कंपोनेंट जहां से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैंने प्रिपेयर कर लिए। इसके बाद आप पिक करो बड़ा कंपोनेंट हिस्ट्री एंड कल्चर। ये कंपोनेंट इसलिए पिक करना है क्योंकि भाई एग्जाम के लिए प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा, 10 क्वेश्चन यहां से भी आ रहे हैं, बट यहां पर हमें टेंशन कम होगी कि भाई मेरा ऑलरेडी कुछ सिलेबस कवर हो गया है जीएस कंपोनेंट का, 2 मेजर क्वेश्चन जहां से 20 क्वेश्चन एग्जाम में आने वो मैंने कवर कर लिए हैं, अब मैं इस पर टाइम लगा के इसको अच्छे से कवर कर सकता हूं। देखो अगेन यहाँ पर अर्जेंसी मोड में ही प्रिपरेशन करनी है, जल्दी ही प्रिपेयर करने की जो है कोशिश करनी है इस कंपोनेंट को, लेकिन थोड़ा टाइम यहाँ पर लगेगा। उसके बाद आप छोटे कंपोनेंट इंडियन इकोनॉमी और फिर डेवलपमेंटल इश्यूज को जो है पिक कर सकते हो। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए हर एक कंपोनेंट को प्रिपेयर करने का। पहले पॉलिटी, ठीक है, डुएबल है, जनरल साइंस, कल्चर, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी एंड पीडीजी। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है और आपको लगता है कि भाई मेरा ये कंपोनेंट ज्यादा वीक है, ये कंपोनेंट मेरा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे को लगता है यार इंडियन पॉलिटी ना मेरे को बहुत अच्छा आता है, आई एम कंफर्टेबल इन इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस में मुझे ठीक ठाक आती है, लेकिन मेरा हिस्ट्री एंड कल्चर वीक है, तो फिर आप अपना ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। आप इसको पहले लेकर आ सकते हैं और इनको बाद में लेके जा सकते हैं। तो अगेन ये जो ऑर्डर है रिजिड नहीं है, मैं एक बिगनर के लिए बता रहा हूँ कि ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन अगर किसी बच्चे ने पहले प्रिपेयर कर रखा है तो वो अपने वीकेस्ट पोर्शन को सबसे पहले पिक करे और जो कंपोनेंट जहां पे वो कंफर्टेबल उनको वो आगे लेके जा सकता है। ठीक है, तो इस ऑर्डर में आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रायोरिटी ऑर्डर आप लोगों के लिए रिजिड नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको वेरी कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्लैरिटी एग्जाम रिक्वायरमेंट की कैसे आएगी। देखिए जब मैं एग्जाम रिक्वायरमेंट की बात करता हूं तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस कंपोनेंट का जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का तरीका है, जो सिलेबस है, उसके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। बेसिकली मैं सिलेबस की क्लैरिटी कि भाई एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन उन टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वही क्लैरिटी आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करेगी। तो अगर मैं जैसे इंडियन पॉलिटी की बात करूं या गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की बात करता हूं, उसको मैं इंडियन पॉलिटी कह रहा हूं बार बार, तो इस कंपोनेंट में एग्जैक्टली आपने प्रिपेयर करना क्या है, एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली आपको हिस्ट्री एंड कल्चर में क्लियर टॉपिक की लिस्टिंग पता होनी चाहिए कि भाई इस कंपोनेंट में ये डिकोडेड सिलेबस है, ये मेरा डिटेल्ड सिलेबस है, ये मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो अगेन वो कहां से मिलेगा, वो आपको मिलेगा इस गाइड बुक से। सिमिलरली सॉल्व पीवाईक्यूज भी आपको इसी गाइड बुक से मिलेंगे, क्योंकि किस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप इंडियन इकोनॉमी के या फिर इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में तो आपको फीलिंग आ जाएगी कि भाई ये ना करंट अफेयर बेस्ड स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जब लास्ट टाइम क्यूरेटिव पिटीशन का क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर आप गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखोगे, या फिर आप जो है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछोगे, तो कहीं ना कहीं वो न्यूज में था और उसकी वजह से क्वेश्चन आ गया। अगर आप हिस्ट्री क्वेश्चन देखोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि भाई यहाँ पे तो भले ही सिलेबस में इन्होंने एंशिएंट और मिडिवल मेंशन नहीं कर रखे, लेकिन पेपर में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वहां पर भी आपको कुछ और जो है एरियाज पता लगेंगे कि भाई अच्छा ये कल्चर ने आर्कोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये अच्छा मगधा से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये अच्छा जो है कांग्रेस के सेशन के रिगार्डिंग उनके प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको हर एक टॉपिक की क्लैरिटी मिलेगी कि भाई इस टॉपिक से किस स्टाइल का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप लोगों से इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मदन मोहन मालवीय का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, तो क्लियरली आपको एक पता लग जाएगा कि भाई इस एग्जाम की
इस टॉपिक की ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इस टॉपिक को ऐसे हैंडल करना है। तो जब आप क्लैरिटी लगेंगे ना किसी भी कंपोनेंट की, तो आप उसको फिर उस हिसाब से मीट करेंगे और आप जो गैप है एग्जाम रिक्वायरमेंट का और आपकी प्रिपरेशन का, उसको ब्रिज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है आइडेंटिफाई क्या करना है कि भाई हर एक कंपोनेंट में कौन से सिलेबस एक्चुअल में प्रिपेयर करने हैं, डिकोडेड टॉपिक्स कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं और उनको कितना प्रिपेयर करना है, ये आपको पहले पता होना चाहिए कि भाई अच्छा मुझे जो है पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन प्रेम्बल, देन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, देन स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, देन उसके बाद हमें जो है जुडिशरी, फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये टॉपिक हमें प्रिपेयर करने। क्लियरली आपको टॉपिक्स पता लग गए, फिर आप देखोगे भाई इन टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उस तरीके से उनको अप्रोच करोगे। तो एक क्लैरिटी अगर आपको मिल जाएगी तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना पाएंगे, प्लस आप ये भी इंश्योर कर पाएंगे कि भाई हाँ आप एग्जाम के हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करके जा रहे हैं। आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि भाई हाँ ये सिलेबस था, ये मैंने इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रिपेयर कर लिया है, अब मैं एग्जाम रेडी हूं। अब दोस्तों यहाँ पे एक और चीज क्या है कि आपको उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कहां से करना है भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करने का मेरा राइट सोर्स क्या हो सकता है। देखो अगर आप किसी कोर्स से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कोर्स को ही फॉलो करो, ठीक है, कोर्स पे ही ट्रस्ट करो। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप कुछ बुक्स फॉलो कर सकते हो। कोर्स वाले बच्चे जो हमारे साथ इनरोल्ड हैं या फिर किसी भी कोर्स में इनरोल्ड हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दो अलग अलग सोर्स फॉलो ना करें, दो अलग अलग गाड़ी में ना चलें, क्योंकि आपको एक ही कंपोनेंट को 10 बार पढ़ना होता है, ना कि एक कंपोनेंट एक सब्जेक्ट के लिए आपको 10 जो है बुक्स पढ़ने, आप एक ही बुक को 10 बार पढ़ें, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट की 10 बुक नहीं सही सॉल्यूशन, एक बुक ही 10 बार पढ़नी राइट सॉल्यूशन। तो अगर आप देखो सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहे हो या फिर आप यूपीएससी बैकग्राउंड वाले, तो जो सोर्स आपने पहले फॉलो किया है आप उसी को फॉलो करते रहो। सेल्फ स्टडी में जो बच्चा बिगिनर है वो स्टार्ट कर सकता है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम बाय राजीव अहीर, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आर्ट एंड कल्चर का नितिन सिंघानिया की बुक फॉलो कर सकता है। एंशिएंट एंड मिडिवल के लिए तमिलनाडु बोर्ड की एससीईआरटी जो क्लास 11th की है वो फॉलो कर सकता है। इंडियन पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत काफी अच्छी बुक है, पिछली बार के 8-9 क्वेश्चन 10 में से इसी बुक से सॉल्व हो रहे। साइंस के लिए आपने एनसीईआरटी और एक 2500 एमसीक्यूज की बुक आती है पब्लिकेशन की, आप इसको फॉलो कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप मृणाल सर के लेक्चर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली एनसीईआरटीज, ये दो एनसीईआरटीज फॉलो कर सकते हो। और डेवलपमेंटल इश्यूज के लिए करंट अफेयर इज मोर देन इनफ, आपको इसके लिए बुक फॉलो नहीं करनी है। तो आपने राइट सोर्स चूज करना है। यहाँ पर मैं एक बार और क्लैरिटी देना चाहूंगा कि भाई अगर आप किसी कोर्स में हो तो कोर्स को ही फॉलो करो, कोर्स पे ही ट्रस्ट करो। अगर आप यूपीएससी बैकग्राउंड वाले हो या फिर कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जहां पर एक कंपोनेंट आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं, तो जो सोर्स आपने वहां पे फॉलो किया है उन्हीं को रिवाइज करते रहो। और अगर आप बिगिनर हो तो आप इन सोर्स से सेल्फ स्टडी के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हो। अब दोस्तों एक और बात आती है कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे आइडेंटिफाई करें। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करने ही पड़ेंगे क्योंकि हर टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे 125 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर मैंने क्लियरली बताया है कि भाई पॉलिटी में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उनको प्रिपेयर करने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। साइंस में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको प्रिपेयर करने की आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। हिस्ट्री कल्चर में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उनको कैसे अप्रोच करें। तो ये वीडियो आप लोगों ने पक्का देखना ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि मुझे कंपोनेंट्स में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है। एंड दोस्तों एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप पहली बार सिलेबस कवर करते हैं तो आपको सिलेबस पूरा ऑर्डर में ही प्रिपेयर करना चाहिए कि अच्छा ये टॉपिक पहले, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, ये टॉपिक, क्योंकि हमें पहले वाले टॉपिक कवर करने पड़ेंगे अगले वाले टॉपिक्स को समझने के लिए। तो वहां पर हम ऑर्डर मेंटेन करेंगे। लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे हैं, जब आप सेकंड टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, एक बार आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया है, तो उस केस में आप लोग अपना ऑर्डर ब्रेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटी में हमारा ऑर्डर क्या होता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देन प्रेम्बल, देन फीचर्स, देन प्रेम्बल, देन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो अब ये हमारा फंडामेंटल राइट चौथे 5वें नंबर पे आ रहा है, लेकिन जब हम रिवीजन करेंगे हम इसको पहले रिवाइज करेंगे क्योंकि हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे हम अपना ऑर्डर ऑफ रिवीजन ब्रेक करेंगे जब हम रिवीजन कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पहले रिवाइज होंगे। एंड दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आ रहा है कि यही टॉपिक आगे भी आएंगे, चांसेस हाई हैं, बट हमें बाकी टॉपिक्स भी रिवाइज करने हैं, इनको हमें प्रायोरिटी में रिवाइज करना है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हुए आप बाकी टॉपिक्स को मिस कर दोगे, नहीं, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इनको तो प्रायोरिटी में प्रिपेयर करना है, लेकिन बाकियों को भी प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि हमें 75+ मार्क्स स्कोर करने हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक और बात है कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली स्लाइड है मैंने क्यों रखी कि आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी में वो 80-20 रूल फॉलो करना ही होता है। मतलब पहले हम उन 80% टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे, 80% टॉपिक पहले हम उन 20% टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस वेरी हाई हैं, ठीक है। पहले हम उन टॉपिक्स को कवर करेंगे जहां से चांसेस हाई हैं, इनको कवर करने के बाद हम लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाएंगे
जहां से कम नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे बट वो भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये 80-20 का रूल हमें हर एक कंपोनेंट में फॉलो करना है। जो मैं आपको जैसे पॉलिटी के मैंने आपको 6 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक वहां पर बताए हुए हैं कि भाई आपको पार्लियामेंट प्रिपेयर करना है, आपको पंचायत राज इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर करना है, आपको जो है फंडामेंटल राइट्स प्रिपेयर करने हैं। तो उनके ऊपर से आपको पेपर में अराउंड 20% जो सिलेबस बचा उसमें से 80% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो बाकी 80% सिलेबस है वहां से भी 20% क्वेश्चन आएगा। तो अगर वो हमें डील करना है तो हमें बाद में उनको पक्का प्रिपेयर करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो सब बात करते हैं रीड, रिवाइज, प्रैक्टिस एंड रिपीट। देखो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा कि भाई आपको किसी भी कंपोनेंट को या किसी भी टॉपिक को कैसे अप्रोच करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा इंडियन प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इंडियन पार्लियामेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने इंडियन पार्लियामेंट को कम से कम 2-3 दिन लगा के अच्छे से प्रिपेयर किया। ठीक है, आपने 3 टाइम लगाया यहाँ पर और आपने इस टॉपिक को बहुत एंड टू एंड कवर किया, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, 2-3 दिन आपके लग जाएंगे, एक दिन में तो कवर होने वाला नहीं है। तो आपने 2-3 दिन में इसको अच्छे से कवर किया। उसके बाद क्या किया कि आपने 2-3 घंटे लगा के इसको रिवाइज किया। जो भी आपने पढ़ा 2-3 घंटे में, वो आपने 2-3 दिन में वो आपने 2-3 घंटे में रिवाइज किया। तो मैंने जैसे इंडियन पार्लियामेंट पूरा पढ़ा कि भाई पार्लियामेंट होती क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, लोकसभा की कंपोजिशन क्या है, राज्यसभा की कंपोजिशन क्या है, इसके मेंबर्स कैसे क्वालिफाई होते हैं, कैसे डिस्क्वालीफाई होते हैं, इलेक्शंस कैसे होते हैं। फिर मैंने कवर किया कि भाई इनके ऑफिसेस कौन कौन से, स्पीकर क्या होता है, डिप्टी स्पीकर क्या होता है, ठीक है, चेयरपर्सन क्या होता है, डिप्टी चेयरपर्सन क्या होता है। फिर सर मैंने जो है पार्लियामेंट्री बिल्स के बारे में पढ़ा, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में पढ़ा, मैंने बजट के बारे में पढ़ा। तो मैंने बहुत सारे टॉपिक यहाँ पे 2-3 दिन में कवर किए और फिर मैंने उनको 2-3 दिन में रिवाइज, 2-3 घंटे में रिवाइज किया। जब मैंने रिवाइज किया तो बेसिकली मैं क्या रिवाइज करा था कि भाई मैं कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और जो पॉइंट्स हैं वो मैं अच्छे से याद कर लूं ताकि उन पे मेरी मिस्टेक ना हो। जैसे मैंने जब मनी बिल पढ़ा तो मैंने देखा कि भाई मनी बिल कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, मनी बिल में मतलब क्या प्रोविजन होते हैं, किसके पास एक्स्ट्रा पावर है, किसके पास कम पावर है, राज्यसभा की क्या सिचुएशन है मनी बिल के रिगार्डिंग, मैंने अच्छे से रिवाइज कर लिया इसका। इसके बाद मैंने क्या किया कि भाई मैंने उस पर्टिकुलर टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व किया कि भाई अच्छा पार्लियामेंट्री जो टॉपिक है इंडियन पार्लियामेंट वाला, इससे पेपर में डिफरेंट पेपर्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने एपीएफसी का पुराना पेपर देखा, मैंने उसके पीवाईक्यू सॉल्व किए। मैंने ईओ का पुराना पेपर देखा, उस पर्टिकुलर पीवाईक्यू में इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व किए। फिर मैंने यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के पीवाईक्यूज को पिक किया पिछले 10 सालों के, उनमें से जो इंडियन पार्लियामेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको सॉल्व किया। फिर मैंने सीएपीएफ सीडीएस एसिक डीडी जो एग्जाम है जहां पर जो पॉलिटी एक सब्जेक्ट है उनके पीवाईक्यूज को सॉल्व किया ताकि मुझे आइडिया लगे कि अच्छा यूपीएससी इस टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मेरी क्लियर जो एक्सपेक्टेशन है वो सेट होगी कि भाई ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो मुझे इस हिसाब से इंडियन पार्लियामेंट को प्रिपेयर करना है। और जो भी मेरी यहां से लर्निंग हुई उनको मैंने इनकॉर्पोरेट करके हल्की सी रिवीजन द्वारा से और कर ली। जैसे मुझे लगा कि अच्छा ये टॉपिक ऐसे भी हो सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो मैंने इस टॉपिक को जल्दी से द्वारा से रिवाइज भी कर लिया। ठीक है, अब दोस्तों मैंने क्या किया उसके बाद एक फुल लेंथ मॉक दिया, एक चैप्टर वाइज मॉक दिया जो कि कम से कम 30-40 क्वेश्चन का होगा इंडियन पार्लियामेंट टॉपिक के ऊपर। मैंने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया। मैंने देखा कि भाई जो भी मैंने यहाँ से पढ़ा है, इतना मैंने कवर किया है, क्या मैंने वो ढंग से कवर किया है, आई एम कंफर्टेबल इन दैट, वो चेक करने के लिए मैंने एक टेस्ट दिया। अब दोस्तों टेस्ट में मेरी कुछ परफॉर्मेंस आई होगी। फॉर एग्जांपल मैंने जो टेस्ट दिया वो 40 नंबर का था, 40 क्वेश्चन का था, 2.5 मार्क्स थे हर एक क्वेश्चन के, तो पेपर मेरा 100 नंबर का था। इन 40 में से मेरे 32 क्वेश्चन राइट हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं और 4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा कि यहां से कुछ लर्निंग्स लूंगा, कुछ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करूंगा कि भाई मैंने पहले 4 क्वेश्चन क्यों इनकरेक्ट किए, कहां पर मेरी मिस्टेक थी, मैंने इनको अटेम्प्ट क्यों किया, और अटेम्प्ट करते टाइम क्या मैंने अंडरस्टैंडिंग में गलती करी, क्या मेरी गलती थी वो मैंने आइडेंटिफाई करी। और मैंने 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड क्यों रखे कि भाई मैंने क्या उनको पढ़ा नहीं था या मैं कंफ्यूज हो गया इसलिए मैंने छोड़ दिया, क्या रीजन था। तो जो भी मेरी मिस्टेक हुई थी उन पे मैं काम करते हुए दोबारा आऊंगा और फिर दोबारा से टॉपिक को रिवाइज करूंगा, जहां पर मेरी मिस्टेक हुई थी उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। इस तरीके से मैं हर एक टॉपिक को अप्रोच करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉपिक कवर किया, ठीक है, मैं एक टॉपिक बताता हूं कि आई एम रीडिंग द टॉपिक स्वदेशी मूवमेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट। ठीक है, ये मैंने टॉपिक कवर किया। मैंने कम से कम इसको जो है 2 दिन में कवर कर लिया, ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है। इसको रिवाइज किया मैंने लगभग 2 घंटे में, आगे बढ़ा मैंने इसके ऊपर पुराने पेपर देखे, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए, मैंने फिर एक टेस्ट दिया इसके ऊपर और फिर मैंने जो मिस्टेक आइडेंटिफाई करी उन पे काम किया। इस तरीके से मैं हर एक टॉपिक को कवर करता चला। तो यहाँ पे आप किसी टॉपिक को बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन कर रहे हो और बेसिकली आप एग्जाम की रिक्वायरमेंट करके स्ट्रेंथन कर रहे हो, तो आप लोगों को काफी अच्छी आउटपुट भी देखने को मिलेगी। आप एक कंप्लीट क्लोजर के साथ एग्जाम में जाओगे। तो इस तरीके से आपको हर एक टॉपिक को अप्रोच करना चाहिए। तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी भाई कैसे हमें 75+ मार्क्स लाने हैं। भाई एक तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर हमें उस रिक्वायरमेंट के लिए क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई एक्चुअल में हमें प्रिपेयर करना क्या है, फिर हमें पता होना चाहिए कि कहां से प्रिपेयर करना है, फिर हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, फिर हमें पता होना चाहिए कि भाई हमें उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो दिस इज द एग्जीक्यूशन पार्ट। ठीक है, और दोस्तों इस तरीके से आप एग्जाम को अप्रोच कर सकते हो। और अगर आप लोगों को जीएस कंपोनेंट के लिए कोई अच्छा सॉल्यूशन चाहिए कि भाई हमें कहां से प्रिपेयर करना चाहिए, तो हमने आपके लिए मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। आप लाइव क्रैश कोर्स में जल्दी से
मतलब अराउंड 30-40 क्लासेस की मदद से जीएस कंपोनेंट को अच्छे से कवर कर सकते हो। और अगर आप सारा सिलेबस प्रिपेयर करना चाहते हो कम टाइम में, तो दिस कैन बी अ सॉल्यूशन, जहां पर आपको 70 से 80% सिलेबस जो है हम यहाँ पे लाइव क्लासेस के थ्रू कवर करवा रहे हैं। 95 प्लस लाइव क्लासेस हैं, 220 घंटे का सिर्फ कोर्स है, और 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और 28 अक्टूबर तक क्लासेस चलेंगे। अगर आप प्रिपरेशन कर चुके और प्रैक्टिस करना चाहते हो जीएस कंपोनेंट की, तो आप टेस्ट सीरीज में आ सकते हो। अगर आप जीएस कंपोनेंट की यूपीएससी बैकग्राउंड वाले हो और जीएस कंपोनेंट की प्रैक्टिस के साथ साथ स्पेशल कंपोनेंट को अच्छे से कवर करना चाहते हो, तो ये वाला कंपोनेंट है। और अगर आप जीएस कंपोनेंट को बहुत कंप्रेहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हो, तो इस वाले कोर्स में आ सकते हो। ये सभी कोर्सेज में हमारा अट्रैक्टिव डिस्काउंट चल रहा है, जो कि टीचर डे सेल की वजह से आप इसको जो है अवेल कर सकते हो बाय चेकिंग द कूपन कोड। एंड दोस्तों प्लीज अच्छे से पढ़ो जीएस कंपोनेंट को, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छी आउटपुट देखने को मिल सकती है अगर आप अच्छे एफर्ट डालेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।